नमस्कार, मैं हूँ LK नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। आज हम छत्तीसगढ़ के और रायपुर शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु बघेल जी के यहाँ हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विष्णु बघेल जी बहुत लंबे समय से बहुजन मूवमेंट में बहुजनों के हित की बात करते आए हैं। तो हमको कुछ जानकारी ऐसी हुई कि अजीत जोगी शासनकाल में आपने एक मांग उठाई थी। हालांकि ये मांग के बारे में जहाँ तक है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बात नहीं गई है, लेकिन आपने अपने विषय को रखा और आपने अपनी जागरूकता को दिखाया। और वो बात ये है कि जिस प्रकार से आदिवासी की ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, उसी प्रकार का आपके अंदर में विचार आया कि OBC समाज के बीच में जो ज़मीन है वो गैर OBC समाज न खरीद सके। इस संबंध में आपकी सोच कैसे बनी और क्या आपने कार्रवाई किया और क्या सफलता मिली और उसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका, इस विषय में थोड़ा हम बात करेंगे विष्णु बघेल जी से। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है भारत का आईना में। नमस्कार साहब, सभी सुनने वालों को नमस्कार, देखने वालों को नमस्कार। मैं विष्णुदत्त बघेल पेशे से वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, विचारक हूँ। बहुजन आंदोलन में जुड़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो DS4 है, मान लीजिए जो 4 समाज इस बहुजन में आते हैं, तो कौन कौन से 4 समाज आते हैं बहुजन में? एक तो है OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। एक तो वो है सबसे बड़ा तबका है बहुजन समाज का। दूसरे में शेड्यूल कास्ट, जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, बहुजन आंदोलन चलाया, मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन चलाया। तीसरा तबका है शेड्यूल ट्राइब का और चौथा तबका है कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ का। ये कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ मैं क्यों कहता हूँ, माइनॉरिटीज़ क्यों नहीं कहता, कि जितने भी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं 99% इन्हीं OBC, SC और ST के लोग हैं। तो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग इन 4 तबकों में सबसे यदि कोई अनभिज्ञ अपने अधिकार से है तो वो OBC है। और जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 1931 की जनगणना के बाद इनकी जनगणना नहीं हुई। 1931 की जनगणना के अनुसार OBC की जनसंख्या 52% थी जब अंग्रेज़ों ने करवाया था। तो आज क्या होनी चाहिए? उस समय इस देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। आज है 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश में OBC कितना होना चाहिए? और मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन से ये मिनिमम 60% है यदि सही जनगणना किया जाए तो नामदेव जी ने जो प्रश्न पूछा कि क्या OBC को वो जो मिलना चाहिए, जो OBC की ज़मीन जो है वो केवल OBC खरीदे, ये बातें होनी चाहिए। तो मैं बताऊं आपको, जब 2000 में 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी जी, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुजन विचारधारा से प्रभावित थे और वो हम लोगों को बुलाते थे, हम लोग से बुला करके बैठ करके जो है चर्चा करते थे। तो उनको मैंने कहा कि भाई देखिए, ये जो DS4 है या बहुजन है, उसमें सबसे आज के डेट में पिछड़ा तबका जो है वो OBC है। क्यों OBC है? क्योंकि OBC को जो आरक्षण मिला वो 1993 में मिला मंडल आयोग के तहत, और 1993 में मिला तो जो हमारे देश का शेड्यूल कास्ट है उसको अंग्रेज़ों ने आरक्षण दे दिया। 1931 में पूना समझौता हुआ और वहाँ से उनको अवसर मिला, आरक्षण मिला। शेड्यूल ट्राइब को 1941 में आरक्षण, 41-42 में आरक्षण मिल गया।
तो इस तरीके से देखा जाए तो ओबीसी को 1993 में मिला, और ओबीसी एससी और एससी से लगभग 60 साल और एससी से लगभग 50 साल पीछे चल रहे हैं ओबीसी के लोग। इसीलिए ओबीसी में अवेयरनेस बहुत कम है, और सबसे बड़ा तबका होने के कारण ये जो है इनको एक करना बहुत बड़ा एक बात है। और इसीलिए चाहे वो किसी भी के भी उसमें आके वो बहक जाते हैं। तो मेरा ये विचार था कि ये मांगे जो मैंने जोगी जी के सामने में रखी वो ये थी कि भाई ओबीसी भी को भी एससी एसटी की तरह जनसंख्या के आधार पर पूरे राष्ट्र में और पूरे हर एक स्टेट में अलग अलग उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमने बहुजन आंदोलन में सीखा था। तो मैंने ये पहला मांग रखा कि ओबीसी को आरक्षण जो है या अवसर जो है उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए, ये पहला था। दूसरा मैंने कहा क्योंकि एससी और एसटी के लोगों को एक विशेष दर्जा और इनका एक विशेष जो है थाना होता है ना, एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है। और मैं जब ट्राइबल एरिया में या और किसी एरिया में दौरे में जाता था तो मुझे पता चलता था कि इस एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में खासकर इन ज़िलों में जो है ओबीसी के ऊपर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ओबीसी के लोग आखिर ऐसे कैसे छूट गए। तो मैंने ये मांग भी रखी थी कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत ओबीसी के लोगों को भी शामिल किया जाए और इनके लिए भी विशेष थाना का वो दिया जाए। इस तरीके से ये थी। तीसरी बात, जैसे एक छोटी सी बात नामदेव जी ने कही कि ज़मीन को केवल वो खरीद सकता है, तो मैंने ये कही थी कि भाई ओबीसी के ज़मीन को केवल जो है एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग ही खरीद पाएँ, ऐसी कुछ व्यवस्था न्याय इसमें प्रणाली में करनी चाहिए। ये सब बातें मैंने रखी थी। और ये भी कही थी कि भाई ओबीसी के लिए हम जो भी वो बनाते हैं, उनके उत्थान के लिए जो भी योजना बनाते हैं, शासकीय योजना बनती है, वो हवाई बनती है। उनके जनसंख्या का कोई आंकड़ा तो रहता नहीं। अब किस आधार पर वो बनेगा। तो मैंने अंत में ये भी कहा था कि ये जो ओबीसी की भी जनगणना जब भी जनगणना हो तो वो एक कॉलम, जैसे एससी एसटी का एक कॉलम रहता है, वैसे ही ओबीसी का भी एक कॉलम होना चाहिए। और सारे देश में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रदेश में ओबीसी की क्या जनसंख्या है ये ज्ञात होना चाहिए। तभी तो उनके लिए एक जो है एक योजना बनाई जा सकती है उनके उत्थान के लिए। अभी कुछ नहीं है, देश स्तर पर कुछ नहीं है। यहाँ तक जानवरों की भी गणना होती है, हर चीज़ की गणना होती है, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं होती। ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों? तो मैंने ये बात भी उसमें रखी थी। तो इस तरीके से ऐसा एक लंबा चौड़ा मीन्स मेरा वो पत्र था जोगी जी को। और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बहुत सोच समझ कर आपने ये ड्राफ्ट किया है और बहुत ही गंभीर विषयों पर आपने लिखा है, और ये ऐसा है कि इस पर तो फिर जो है लंबी चर्चा करके फिर इस पर वो किया जाना चाहिए, और ख़ासकर संसद में किया जाना चाहिए। हम अपने इसमें तो कैबिनेट में तो बात रखेंगे ही, संसद में भी किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बात थी और हमने ये बातें रखी थी। और ये चीज़ कहाँ से उपजा? जब हम बहुजन आंदोलन में अंदर घुसे तो हमने देखा कि हमारे लोग सबसे ज़्यादा अज्ञान हैं। उनको अपने अधिकार के बारे में कुछ नहीं मालूम। ओबीसी के लोगों को कभी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी नहीं,
और हमेशा जब कोई आरक्षण घोषित होता था तो कोसते थे SC ST के लोगों को। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने चिंतन मनन किया और ये सब बातें मेरे दिमाग से निकली। ये सब जो है ये सब उसी की देन है, बहुजन आंदोलन की देन है। और मैं आज भी उसी इसमें जो है रत रहता हूँ, नित्य इसी विचारधारा में डूबा रहता हूँ। और इसी आंदोलन ने मुझे जो है इस देश के सबसे बहुमूल्य धरोहर गौतम बुद्ध के से भी परिचय करवाया। तो और इसमें और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो देखिए, जाति जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, ये तो सब एक सामान्य सी बात है, लेकिन आपने एक विशेष बात को रखा जो आज तक मैं समझता हूँ किसी ने नहीं रखा था। वो था कि OBC की ज़मीन को कोई गैर OBC ना खरीदे। और ये आज आप देखिए कि जितना भी ज़मीन का मामला हो, बिल्डर का मामला हो, तो इसमें OBC कहीं नहीं लगता है, केवल इसमें सवर्ण लोगों का अधिकार है। परंतु ज़मीनें किसकी है? ये OBC की हैं। अधिकांश भाग OBC का है। चूँकि उनकी जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक रूप से उनके पास भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं है और उसी की खरीद होती है, क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं और ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो मजबूरी में, ज़रूरत में जो है ना अपनी ज़मीनें बेचते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये मांग पहली बार मैंने सुना, लोगों के मुंह से भी सुना, तब हमने आपसे चर्चा किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें आप क्या सोच करके ऐसा किए हैं और आगे इसमें आपकी कोई रणनीति है या नहीं? देखिए, ज़मीन वाला जहाँ तक मामला है, ये ज़मीन वाला मामला जब मैं ट्राइबल एरिया में, खासकर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में और जो है कांकेर और बस्तर ज़िले में जाता था, तो उस समय जो है वहाँ के जो OBC के लोग हैं, वहाँ के जो हमारे OBC के भाई हैं, वो आते थे, वो कहते थे कि भाई अभी हमने, भाई देखिए अब वो गरीब है, ये है वो है, करके उनसे ज़मीन खरीद ली, लेकिन अब वो कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें केस चल रहा है और सबसे ज़्यादा केस OBC के लोगों के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कमी है और OBC जो है कहीं ना कहीं जो है उसको अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई इनको यदि विशेष दर्जा प्राप्त है तो OBC को क्यों नहीं, और OBC को भी होना चाहिए। और ये जो तमाम सारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैंने उस पर ये मांग की थी कि ये आपस में खरीदी बिक्री कर सके, है ना, लेकिन बाहर के लोगों को खरीदने के लिए परमिशन लगे। जैसे आप अभी कह रहे थे कि सवर्ण खरीद लेते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जितने हाईवे हैं, जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितने भी स्टेट हाईवे हैं, उसके दोनों तरफ की ज़मीन अभी किसी OBC के पास नहीं है। सारे सवर्ण खरीद चुके हैं अपने व्यावसायिक हित को देखते हुए। तो मैं ये सोचता था कि भाई इसमें भी परमिशन होना चाहिए। और जैसे जो मुआवजा की जो बात आई है, जैसे सड़क में आजकल मुआवजा अच्छा मिल जाता है, वैसे ही मुआवजा के आधार पर उसका भाव भी तय होना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति में आकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए OBC का आदमी अपना ज़मीन बेचता है। और चूँकि अगला जो खरीदने वाला है अगड़ा, वो जानता है कि भैया ये तो फंसा हुआ है, इसको कैसे फंसा के फिर से इसको है मरी के भाव कहते हैं छत्तीसगढ़ी, मरी के भाव खरीद लो, ऐसा टाइप का वैसा खरीदता है। तो मेरे मन में ये बात आई और एक दो नहीं कई कंप्लेंट मुझे मिले ट्राइबल एरिया में। यहाँ भी रायपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरिया में नहीं आता, समान एरिया है, उसके बावजूद यहाँ भी वो है OBC के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मुद्दा बड़ा है और इसको राष्ट्रीय जो स्तर पर एक अभियान छेड़ने की ज़रूरत होगी। और आपके मुद्दे को हमारे पास जो फीडबैक आता है उसमें इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। तो
आगे कोई ऐसा आपका विचार बनता है कि इसको एक मुद्दा बना करके, जिस प्रकार हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और भी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा होगा जैसे कि आप बहुजन मूवमेंट में काम करने के लिए आपने देख चुके हैं कि किस तरीके से भेदभाव होता है, किस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं उनकी तो कमर ही टूट जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुद्दा तो बहुत बड़ा है और मुद्दा बहुत बड़ा होने से वैचारिक तौर पर मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको प्रस्तुत कर दिया एक शासन के प्रधान जो जिस समय चीफ मिनिस्टर थे अजीत जोगी जी के सामने। लेकिन इसमें लड़ने वाला चाहिए, क्योंकि देखिए वैचारिक तौर पर अपन उसको वो ले लिए, टू एजुकेट हो गया। अब टू एजुटेट संघर्ष की ज़रूरत है। इसमें संघर्ष करने वाला कोई संगठन ऐसा हो जो इस मुद्दे को ले, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है संघर्ष करने की, ना ही मेरे पास अभी कोई ऐसा संगठन बचा कि जिसके माध्यम से मैं कर सकूं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, हमारे जो ओबीसी के भाई जो इस ऐसा संगठन चला रहे हैं, उनसे वो इस मुद्दे के ऊपर विचार कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ बैठ के इसमें विचार करके इसको एक रणनीति के तौर पर, जैसे अपन अभी सारे देश में अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है ना, जैसे सारे देश में ओबीसी के लोगों को जनसंख्या के आधार पर अवसर देने की बात, आरक्षण देने की बात चल रही है, तो वैसे ही भी इसको वो लगाया जा सकता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा छले जाने वाले ओबीसी के लोग हैं। मैं तो ऐसे ऐसे केसेस को जानता हूँ ज़मीन में कि सवर्णों ने खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया। अब वो किसान चेक को लेके उस अमीर के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे घूम रहा है, न कोर्ट से कोई राहत है न कुछ है। तो ये मैं सब बातें जब जानने के बाद में मैंने ये विचार रखा कि यदि ऐसा होता है तो परमिशन होना चाहिए और परमिशन लेने की ज़रूरत होनी चाहिए ओबीसी के केस में भी। तो देखिए, आपने तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आपके लोग हैं। तो इस मूवमेंट को आप दोबारा कम से कम वैचारिक रूप से ही अगर आप फैलाएंगे तो कोई न कोई अच्छा संघर्षशील आदमी भी सामने आपके आएंगे और उनको ये जो मुद्दा है उनको आप दीजिए, ताकि जो बहुजन मूवमेंट चलाने का, बहुजनों का हित करने का आपका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति बेहतरीन तरीके से हो सके। बाकी लोग आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए तो कर ही रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे थे विष्णुदत्त बघेल जी से, बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई है। तो आप देख रहे हैं भारत का आईना, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और इस मुद्दे को आप अच्छी तरीके से मनन करिए और इसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप कैसा चाहते हैं, ताकि इस विषय में जो उनकी सोच रही है उसका जवाब हम उनसे ले सकें। तो धन्यवाद।